आज आई विल बी कवरिंग विथ 2 ratios एज पर जो ACCA Kaplan. One is the profitability ratios and second is net asset turnover ratios. मैं आज ये 2 ब्लॉक कवर कर दूंगा. और बेटे देखा गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जनरली क्या होती है बेटे, ह्यूज करोड़्स में रुपीज आती है, फिगर्स होती है. तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे. वी विल कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन परसेंटेज. मैंने बताया था ना, वी कैन कैलकुलेट इन प्रोपोर्शन, वी कैन कैलकुलेट इन परसेंटेज, वी कैन कैलकुलेट इन टाइम्स ऑल्सो. सो वी विल फॉलो परसेंटेज बिकॉज जनरली ये 100 से कम होता है. ठीक है ना. तो आइए हेडिंग लिखिए बेटे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. अभी जूस नोट से भी देखेंगे. आपको मैं 3 रेशियोज बताऊंगा जो आपके कैपलर और BBB में है. ऐसे तो बड़ी सारी रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी के अंडर बेटे, फिर बहुत बड़ा जहान है, कहाँ पे जाएंगे पता नहीं. तो वी हैव टू फॉलो वन बेंचमार्क एंड दैट बेंचमार्क इज कैपलॉन और BBB. तो फर्स्ट रेशियो लिखिए, आप ही की जानी पहचानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ग्रॉस मार्जिन रेशो. सेकंड है बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. ये नेट प्रॉफिट रेशो नहीं है, उन्होंने लिख दिया इसके साथ नेट प्रॉफिट, बट एक्चुअली दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. एंड आई मे टेल यू दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने लिख दिया तो इसलिए मैंने भी लिख दिया. बट द पॉइंट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, इसका नाम EBIT की बातें करेंगे, हम देखेंगे क्या मतलब है इसका. एंड द थर्ड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. जैसे आपने नाम सुना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो बेटा 3 रेशोज की बात कर रहे हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऐसी रेशो विच यू, ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट विच यू कैलकुलेट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर IAS 1 ऑल्सो. और जब आप बहुत छोटे थे ना बेटे, बचपन में छोटी छोटी बातें, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट से यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. तो याद कीजिए वो ग्रॉस प्रॉफिट आप क्या क्या लेते थे. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था. फिर आप देखते थे ग्रॉस प्रॉफिट की मोहब्बत, ग्रॉस प्रॉफिट का आंख मटक्का, ग्रॉस प्रॉफिट के 2.5 अक्षर किसके साथ है बेटे, उसकी रिलेशनशिप तो सेल्स के साथ है. जैसे मीरा के तो गिरधर गोपाल. ग्रॉस प्रॉफिट का कौन, सेल्स सेल्स सेल्स. तो आज हम रेशियोज को फॉर्मुलेट करना सीखेंगे. देखिए फॉर्मूलेस तो आपके कैपलॉन में भी दिए हुए हैं और फॉर्मूलेस तो आप पहले भी करते आ रहे हैं. तो आज के इस लेक्चर का बेनिफिट क्या है, मैं आज आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा. मैं फॉर्मूला क्या है वो नहीं बताऊंगा, एंड हाउ वी इंटरप्रेट दिस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. बेटे आज का लेक्चर तब सार्थक होगा व्हेन यू एबल टू डू दिस. तो प्लीज राइट डाउन ग्रॉस प्रॉफिट, operating profit, return on capital employed. So the first ratio is gross profit ratio. I can also say it as gross profit margin ratio or gross margin or just gross profit ratio. And we know that we relate 2 things which are related with each other, and that is one is gross profit and second is sales. तो मैं gross profit की मोहब्बत सेल्स के साथ निकाल रहा हूँ, 100 into 100 कर रहा हूँ. सपोज करते हैं ये 30% आ गया, कुछ अज्यूम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, पता नहीं आया या नहीं आया वो एक अलग एस्पेक्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि हर बेटे मैंने कहा था ना 100 छुपा होता है, 100 छुपा होता है, परसेंटेज रेशो में 100 छुपा होता है. तो इसमें क्या करते हैं बेटे, ये न्यूमरेटर है और बेटे ये डिनोमिनेटर है. अच्छा जो भी रेशो मैं करूंगा इस उसमें एक चीज तो न्यूमरेटर होगी और दूसरी डिनोमिनेटर होगी. और न्यूमरेटर क्या होगा या डिनोमिनेटर क्या होगा, आप ध्यान से उस रेशो को 2-3 बार पढ़ते हैं तो आप अपने आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है. तो मैंने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. तो बेटे रेशो जिस नाम से शुरू होती है उसको हम न्यूमरेटर में करते हैं. जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स. अच्छा मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाली फिगर आती है ना वो डिनोमिनेटर में चली जाती है और जो पहले आती है वो न्यूमरेटर में चली जाती है. 3rd क्लास की मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को न्यूमरेटर में ले लिया और सेल्स को डिनोमिनेटर में ले लिया और फॉर्मूला बन गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. लेट इट बी 30%. इसका मतलब है अगर सेल्स, क्योंकि 100% तो छुपा हुआ है, डिनोमिनेटर को हम बेस मानेंगे, डिनोमिनेटर को बेस मानेंगे, डिनोमिनेटर को या तो 1 मानेंगे या 100 मानेंगे, उसके रेलेवेंस में पढ़ेंगे न्यूमरेटर को. तो मैं कह रहा हूं इफ सेल्स इज 100 रुपीज
then my gross profit is ₹30. If sales is $100, then my gross profit, then my numerator will be $30. बेटे इट मीन्स पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. आई थिंक डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं. बेटे बड़ी नई चीज बता रहा हूं. न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है ना बेटा, न्यूमरेटर में हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. एक बच्चा कहता है सर समझ नहीं आया. मैंने कहा भाई ये बताओ, गांव बसना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं समझ आ रहा बेटे आपको? आप मुझे एक चीज बताइए, पहले सेल्स होगी या पहले ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा? पहले बेटे सेल्स होगी, पहले गांव बसेगा, फिर ही तो लुटेरे आएंगे. तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रॉस प्रॉफिट है. जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल गांव बसना है और डिपेंडेंट वेरिएबल लुटेरे का आना है. तो मैं करूंगा लुटेरे अपॉन गांव बसना इंटू 100. That is gross profit upon sales into 100. That is dependent upon independent. बेटे dependent is always read with respect to independent variable. दोनों अकाउंटिंग फिगर हैं, दोनों रिलेट कर रही हैं, बट आपको थोड़ा सा और डीपली जाना है कि उसमें डिपेंडेंट क्या हो सकती है और इंडिपेंडेंट क्या हो सकती है. अगर यही दो वेरिएबल्स हों तो बेटे पहला सेल्स होगा तभी ग्रॉस प्रॉफिट होगा. तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को डिपेंडेंट माना, सेल्स को इंडिपेंडेंट माना. जनरली देखा ये गया है कि न्यूमरेटर में हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं. ठीक है जी. अब एक बात बड़ी गहराई वाली है, रेशियोज तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, हम करेंगे बेटे. अगर न्यूमरेटर में और अगर डिनोमिनेटर में चेंज आ जाए, जैसे मैं कहता हूं जी 2019 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो थी 40% की, लेकिन 2020 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गई 30% की, तो बेटा ये डिक्रीज आ गया. अब ये चिंता का कारण है. चिंता बेटे 40% थी ग्रॉस प्रॉफिट. इसका मतलब पहले हम 100 रुपए में 40 रुपए कमाते थे, 60 रुपए की हमारी लागत थी. आज हम 100 रुपए में 30 रुपए कमाते हैं, 70 रुपए की लागत है. तो सवाल आता है व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. नाउ देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट रीजंस. नाउ द कोफिशिएंट कब चेंज होगा? जब या तो न्यूमरेटर में चेंज आएगा और या डिनोमिनेटर में चेंज आएगा. बेटे ज्यादातर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं चेंज आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट में आ जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट इज डिपेंडेंट, सेल्स इंडिपेंडेंट. बेटे ये चीजें, ये इंटरप्रिटेशंस जो मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ, आपने ना तो किसी किताब में पढ़ी होंगी, ना आपको किसी टीचर ने बताई होंगी. मैं आपको लॉजिकली तैयार कर रहा हूं. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स में क्यों फर्क आ सकता है? या तो हमने सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया हो क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने सारे आ गए हैं. रिलायंस जियो ने रेट कम कर दिए बिकॉज अदर कॉम्पिटिटर्स आ गए. अच्छा, और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज क्यों आ सकता है? ये भी हो सकता है कि मैंने सेलिंग प्राइस कम कर दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कॉस्ट बढ़ गई हो, क्योंकि प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट. अच्छा, कॉस्ट दो तरह की हो सकती है. एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है, एक मार्केटिंग कॉस्ट हो सकती है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो सकती है. मैंने प्रोक्योर किया, उसको बाजार से बाय करके आया, वो कॉस्ट बढ़ गई, परचेज कॉस्ट बढ़ गई, महंगाई हो गई. हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई. सुना ना गाना, हाय हाय महंगाई? अभी दिखाऊंगा गाना. आज मैंने वो दिखाना था, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. कल दिखाऊंगा दोनों गाने, एक तो महंगाई का और एक तारे जमीन, मतलब लेक्चर 3 में. चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैन बी ड्यू टू चेंज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है जी. तो लॉजिकली सोचना है कि डिनोमिनेटर में चेंज क्यों आएगा अगर सेलिंग प्राइस चेंज कर दें, या आप बड़े सारे प्रोडक्ट्स बना रहे थे, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट था, उसको आपने उसका मिक्सचर चेंज कर दिया. पहले 5:3:2 की रेशियो में बन रहा था, अब 3:1:2 की रेशियो में बनना शुरू हो गया. कॉस्ट, बेटे देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉस्ट. नाउ देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट, देयर इज अ इंक्रीज इन द कॉस्ट और देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉस्ट. If gross profit is decreasing, then it implies that cost may be increasing. That's why there is a decrease in the gross profit. And now cost can be of two types. One is production cost, second is procurement cost. पहले बेटे आएगा सामान फिर बनेगा. क्या पता लेबर्स की कॉस्ट बढ़ गई हो,
क्या पता इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई हो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अब हमें ये देखना है कि वो जो कॉस्ट बढ़ी है क्या हमारे बस की बात है उसको कंट्रोल करना, या हमारे बस की बाद की बात है। इट मीन्स वेदर इट इज कंट्रोलेबल और वेदर इट इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है जी, लिखते जाइए बेटे मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक नया ढंग, एक नया सोच का वे बताऊं इन दीज रेशोज, सो दैट आप उसी रोड में आगे चलेंगे तो आप इजीली काम कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट इंटर कंपनी कंपैरिजन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। बेटे हम जनरली, जैसे मैंने कहा, अपोलो टायर्स को एमआरएफ टायर से कंपेयर करेंगे। सेक्टर सेम होना चाहिए, टायर को टायर से, एफएमसीजी सेक्टर को एफएमसीजी से, ऑयल को ऑयल से, टेलीकम्युनिकेशन को टेलीकम्युनिकेशन से, आईटी को आईटी से, जैसे विप्रो को इन्फोसिस से, या विप्रो को टीसीएस से। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया वैसे मार्जिन, ये आप देख लें। फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रेशो में आ गया जी। नेक्स्ट रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की दूसरी रेशो करने जा रहे हैं। एक बच्चा कहता है पहली हो गई, मैंने कहा यार आप तो सो रहे हो, आपको तो थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। पहली रेशो कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ग्रॉस मार्जिन रेशो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले आप IAS 1 में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, उसके बाद आप वहां पर कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम है EBIT और इसको बोलते हैं PBIT। इसके फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेटे दूसरी रेशो का नाम लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला बेटे इजी है, एक न्यूमरेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है। आप बताइए, सेल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, EBIT एक नया तरह का प्रॉफिट है। जैसे मैंने कहा था ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसी तरह से ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो है, बट वो वाला हिस्सा जो खाली ऑपरेशन से हुआ है। बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आई डेबिट और आई क्रेडिट ऑल एक्टिविटीज प्रॉफिट को मैं प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस को करता हूं। बट मैं जब खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के प्रॉफिट को देखता हूं, मैं कहता हूं दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब इसमें अभी मैंने इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट नहीं लेस किया, ना मैंने टैक्स लेस किया, दो चीजें लेस नहीं की, एक तो फाइनेंस चार्ज लेस नहीं किए और ना टैक्स लेस किया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू EBIT और PBIT अपॉन सेल्स। अब बेटे EBIT कैसे निकालते हैं? देखो ना बेटे, सेल्स था, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स था, है ना, फिर यहाँ पे था ग्रॉस प्रॉफिट था, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, है ना, तो यहाँ पर आ जाता था बेटा EBIT। इसके बाद इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर उसके बाद EBT आ जाता है, फिर उसके बाद टैक्स लेस करते हैं तो EAT आ जाता है, याद है। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कैश और नॉन कैश दोनों है, मतलब डेप्रिसिएशन भी है और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। वी आर कैलकुलेटिंग कि आपके मेन धंधों की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ। बेटे उसी का तो नाम है ऑपरेशन। आप जो मेन बिजनेस कर रहे हैं, उबर, ओला कैब, उसकी वजह से कितना प्रॉफिट हुआ। आप होटल चला रहे हैं, मोरे शेरेटन, तो उस रूम ऑक्यूपेंसी से कितना प्रॉफिट हुआ। दैट इज मेन yardstick we can judge your performance. So this is operating profit ratio, my dear friends, indicator of how efficiently is business being managed. So please write on Roman 1. This will not be available in your class notes, in juice notes. Only I have given in my class notes. Even it is not given in your Kepler or BBB. So please write it down. EBIT, I have just told you what I mean by EBIT, why I want to calculate EBIT. This is operating profit. That is the profit due to operating activities. And then I have told you that when I calculate operating profit ratio, operating profit is numerator and sales is denominator. Operating profit is dependent, sales is independent. छोटे भैया बड़े भैया, छोटे भैया विद रिस्पेक्ट टू बड़े भैया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो फॉर्मूला क्या बना, रटना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स गुणा में 100। बेटे ये जनरली 100 से कम होती है, ये छोटी फिगर्स होती है, तो हम इसको 100 से कम वाली चीज को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, आगे चलिए। अब रीजंस क्या है बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के,
क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक क्या क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता, हाँ डेप्रिसिएशन भी आती है। तो बेटा या तो ऐसा भी हो सकता है कि डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, या सैलरीज बढ़ गई हो, या लेबर टर्नओवर हो गई हो, या एसी से एम्प्लॉय किया तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है। सोचिए, आप सोचिए, जस्ट हैव ए थॉट प्रोसेस कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बढ़ने के और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, टैक्स की बात नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन की बातें कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बातें कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बातें कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के परचेज की बातें कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की बातें कर रहे हैं। बेटा आई एम टॉकिंग ऑफ इन दैट एस्पेक्ट। तो रटना नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा अपना सोच को वहां तक ले जाएंगे। अब आप बड़े हो गए हो बेटे, अब नॉलेज लेवल खत्म होने वाला आपका, फिर हम स्किल में मिलेंगे। रीजंस फॉर चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बेटे मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गई। अब मैंने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया कल्याण ज्वेलर्स में, करीना कपूर को भी बना दिया, फिर मैंने कैटरीना कैफ को लक्स के साबुन में बना दिया, फिर अभिषेक बच्चन को। बेटे मार्केटिंग कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा, और आजकल का जमाना मार्केटिंग का है। और रेंटल कॉस्ट बढ़ गई बेटे, कोविड-19 के बाद रेंटल कॉस्ट बढ़ गई, अचानक लोगों का इकोनॉमिक डिसीजन हुआ और सब धंधे पे लग गए, तो बेटे रेंटल कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई, तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा चेंज इन डेप्रिसिएशन, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। So due to these 4 or 5 reasons, I can have a change in operating profit, and due to which my operating profit ratio will change. The third ratio under profitability ratios, which as per ACCA, Kaplan or BBP, is return on capital employed. बेटे ये इसको दूसरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप बताइए, मैं कह रहा हूं रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न न्यूमरेटर है, कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर है, रिटर्न डिपेंडेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी पूंजी लगाई, कितना पैसा लगाया, दैट इज इंडिपेंडेंट। पूंजी कम लगाएगा एक चाय वाला तो प्रॉफिट कम होगा, पूंजी ज्यादा लगाएगा इन्फोसिस वाला तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो क्या लगता है बेटे, फॉर्मूला रटना पड़ेगा या लॉजिकली समझ आ गया? डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अपने दोस्तों को सिखा दो, आज तक आप रटते आए, रटना कुछ है ही नहीं। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में डिपेंडेंट, डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो 100 के हिसाब से। सपोज करते हैं ये कंपनी, ये ROCE बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है जो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं। moneycontrol.com में जब आप बैलेंस शीट्स देखेंगे, मैक्सिमम कंपनीज ने अपनी ROI कैलकुलेट करके बताई हुई है। ROCE that is how much we are earning for every 100 rupees of capital। मतलब आपने इतनी पूंजी लगाई है, हर 100 रुपए की पूंजी के ऊपर आप कितनी कमाई करते हैं। कमाई मतलब सबको सब कुछ देने लेने के बाद, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात भी नहीं कर रहा। मैं तो सब कुछ टैक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब कुछ दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, सब दे दिया। तो बेटे जो प्रॉफिट बचा, दैट इज फॉर शेयर होल्डर्स, दैट इज फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, दैट इज फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। दैट हाउ मच इज अ प्रॉफिट, दैट इज टू बी कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिखिए फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे दो अप्रोचेस से हम निकाल सकते हैं। मैंने एक स्मॉल बैलेंस शीट एक जमाने में आपको सिखाई थी, दैट दिस इज अ स्मॉल बैलेंस शीट। आई कैन से दैट दिस बैलेंस शीट इज divided into 2 parts. This is capital approach, asset approach. If I add non-current assets plus current assets, that will be equal to equity plus non-current liabilities plus current liabilities। होगी या नहीं होगी? तो या तो आप ये वाली अप्रोच ले लें, वैसे आप इसको भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 तरीके हैं। ये हो गया जी पहला क्या नॉन करंट एसेट्स
प्लस वर्किंग कैपिटल. सो दिस विल बी एसेट. नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माना करंट लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी अप्रोच में इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज. लिख लें बेटा. अब बेटे मैंने जब अपनी ROCE निकाली ना, तो उसके 3 फायदे हैं. 3 तरह से इसको हम एनालाइज करेंगे तो जाके बेनिफिट है. सपोजिंगली माई नेम ऑफ द माई कंपनी इज ऊबर कैब्स. मैं ऊबर का काम करता हूं, मैं ऊबर का ACCO हूं. तो मैंने ऊबर का ROCE निकाला 2020 का. फिर मैंने उसको 2019 से, 2018 से, 2016 से कंपेयर किया कि पिछली बार ROCE कितना था ऊबर का, उससे पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल कितना था. फिर मैंने ऊबर का ROCE ओला कैब से कंपेयर किया. बेटे ज्यादा एनालिसिस पता चलेगा व्हेन आई कंपेयर. एक तो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस. बेटे पास्ट ईयर को क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज. उसके बाद कॉम्पिटिटर्स वालों को क्या बोलते हैं? पीयर एनालिसिस. एंड आपने क्या सोचा था बेटे? आप अपने मार्क्स लगाते हो ना. आप ये बताओ, आप F3 का जब पेपर दोगे, पेपर जैसे ही आपने कंप्लीट किया तो आप अपना टारगेट सोचोगे ना. 12th में भी तो सोचा था कि भाई इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, मरता क्या ना करता इतने तो दे ही देगा. एक्चुअली में कितने आए? हाउ मच इज द एक्चुअल ROCE एंड हाउ मच इज द टारगेट ROCE? वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ROCE एंड टारगेट ROCE. So I have 3 different uses of that ROCE. Either I can do it for my time series within my company only, or I can compare with my peers, with my competitors, or I can also compare it with my target ROCE. So तीनों बातें लिख लीजिए. मतलब हर 1 रुपए की कैपिटल के पीछे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब इसके 2 वर्जन हैं जी ROCE को निकालने के. एक तो न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और दूसरा आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं. आपके ACC वालों ने उन्होंने कहा है जी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो, तो आप भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ले लो, कोई टेंशन नहीं है. मैं आ गया जी नेक्स्ट रेशो में. बेटा प्रॉफिटेबिलिटी का ब्लॉक खत्म हो गया. अभी प्रैक्टिकल करेंगे. टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन एक ही है, वो लास्ट में करेंगे. पहले सारी रेशोज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में सारी रेशोज यूज किए. तो एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें पूरी रेशोज कराऊंगा. अभी आज के लेक्चर नंबर 2 में एसेट टर्नओवर रेशो की एक छोटी सी रेशो आप समझ लीजिए. टर्नओवर का वैसे मतलब होता है सेल्स. समझ रहे? सेल्स. तो मैं यहां पर टर्नओवर का मतलब है सेल्स. अच्छा, जितनी भी टर्नओवर रेशोज होंगी, एक बात को सुनना, जितनी भी टर्नओवर होंगी, टर्नओवर रेशोज जैसे अभी मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, दिस टर्नओवर, सभी टर्नओवर में न्यूमरेटर में सेल्स आता है. अगर ऐसे समझना है तो आप बताओ एसेट टर्नओवर रेशो में आपको क्या लगता है, एसेट्स और सेल्स में कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है और कौन सी चीज डिपेंडेंट है? बेटे एसेट्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा सेल्स होने की संभावना होगी, या जितनी सेल्स होगी उतने एसेट्स ज्यादा होने की संभावना होगी. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, एसेट्स आर इंडिपेंडेंट एंड सेल्स इज डिपेंडेंट. तो कंसेप्ट वही लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. तो मैंने लिखा सेल्स अपॉन एसेट्स, ऐसा समझ लीजिए. और मैंने कहा टर्नओवर रेशियोज में न्यूमरेटर में सेल्स आएगा, ऐसा समझ लीजिए. तो बेटे नेट एसेट्स का मतलब है लेस डेप्रिसिएशन. अच्छा बेटे टर्नओवर रेशियोज जो है ना, क्योंकि बड़ी ज्यादा होती है, एसेट्स करोड़्स में होते हैं, तो इसको परसेंटेज में नहीं निकालते, टाइम्स में निकालते हैं. मैंने कहा ना, जब रेशियो का आंसर कोफिशिएंट बहुत ज्यादा आए, it is not calculated in proportion or in percentage, we calculate in times. तो बेटे जनरली हम टाइम्स में निकालेंगे. लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ सेल्स जनरेटेड फॉर एवरी ₹1 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. हर 1 रुपए के एसेट के ऊपर कितनी सेल्स हो रही है. हम हमेशा 1 रुपया 1%, सो डिनोमिनेटर को मानते हैं. तो हर 100 रुपए के पीछे, कैपिटल के पीछे कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमने किया था ROCE में. यहां पे कर रहे हैं हर 100 रुपए की सेल के पीछे, हर 100 रुपए के एसेट के पीछे कितनी सेल हो रही है, हर 1 रुपए के एसेट के पीछे हाउ मच इज द सेल. ठीक है जी, हायर द बेटर. बस एक लास्ट रिलेशनशिप है जी, ROCE. तभी मैंने इसको यहां पे करा दिया. ROCE
हमने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला ये था EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इन ACCA दे हैव यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करें। मैंने कहा जी दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, दैट इज EBIT अपॉन सेल्स इनटू एसेट टर्नओवर, दैट इज सेल्स अपॉन एसेट्स। तो सेल्स कट जाएगा, तो आप लिख लें ROCE ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इनटू एसेट टर्नओवर, EBIT अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स कट गया, ROCE आ गया। ठीक है जी।